गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे का अटेंडेंस तो बन ही गया है, तो सभी बच्चे अपनी एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लेंगे। नोटबुक में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर ई यानी कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन लाइन वन सेंटेंस, ये क्वेश्चन को आज हम लिखेंगे। मतलब मैं नोट कर रहा हूँ, बोर्ड पे लिखूंगी और आप सभी बच्चे नोटबुक में नोट कीजिएगा, ओके। लेकिन लिखने से पहले जो बातें मैं आप लोगों को रोज़ बोलती हूँ उन बात को फिर से आज रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं तो वो दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। क्लियर? प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपके क्लास की वीडियो जितनी भी देर की होती है उतना पूरा देर आपको वीडियो देखना है, और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो भी बोलते हैं वो सारे काम आपको करने हैं। काम का मतलब समझ रहे हैं ना? बुक ओपन करने को, नोटबुक ओपन करने को, नोट करने को, बुक पे उंगली रखने को, मेरी तरफ देखने को, इस तरीके का और भी जो भी चीज़ अगर आपको बोलते हैं तो वो सारा काम आपको करना है, ओके। और जिन बच्चों के पास अपनी किताबें नहीं हैं वो बच्चे अपनी किताबें खरीदवा लें, क्योंकि आप लोग क्लास 3 के बच्चे हो और इतने समझदार तो हो ही गए हैं कि आपको समझ में आता है कि किताब नहीं रहने से आपकी जो लर्निंग है उसमें बहुत परेशानियां आ रही है, बहुत मुश्किल आ रही है। तो इस परेशानी को दूर करने का एक ही उपाय है कि आप सभी बच्चे जिनके पास किताबें नहीं हैं वो बच्चे किताबें अपनी खरीदवा लें, ओके। तो इन बातों पर ध्यान देंगे। चलिए मैं लिखना शुरू करती हूँ। तो सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लिए, और नोटबुक ओपन करने के बाद आपको ये देखना है कि आपने नोटबुक में यानी कि जिनके पास बुक नहीं थी उन्होंने नोटबुक में एक्टिविटीज़ बनाई हैं, और जिनके पास बुक है वो बच्चों ने सिर्फ चैप्टर 14 का वर्ड में नहीं लिखा है। कहने का मतलब है कि लिखे हुए पेज में 3 से ज़्यादा लाइन बच रहा है तो उस पेज का इस्तेमाल करना है, और जिनके नोटबुक में लिखा हुआ पेज में 3 या उससे कम लाइन है उन बच्चों को उस पेज को छोड़कर न्यू पेज से लिखना है। क्लियर? हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसके नीचे स्केल की हेल्प से लाइन खींच दीजिएगा। उसके बाद एक लाइन में डेट, चैप्टर रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग और तीसरी लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। क्लियर? न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो डेट, चैप्टर, रिमेंबर को नोटबुक में सबसे ऊपर और फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। तो ये तो हमारा तो लिखने का तरीका हो गया, और मैंने बहुत सारी हैबिट टिप बताई। और हाँ देखिए, मैंने जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किया था तो ए और बी पहले कराया था, मैंने होमवर्क दिया था, फिर कहा था और मैंने नेक्स्ट क्लास में उसका आंसर बोर्ड पे लिखा था, तो बुक वाले बच्चे मैच कर लिए थे और नोटबुक वाले बच्चे नोट कर लिए थे, ओके। उसके बाद मैंने इससे प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर सी और डी यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग कराया था, ओके। और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बनाने को दिया था, आपने बनाया था, बुक वाले बच्चों ने मैच किया, नोटबुक वाले बच्चों ने नोट कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर ई बचा था जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स था, ये क्वेश्चन बच गया है। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर एफ है आंसर, शॉर्ट आंसर, तो पहले ये कर लेती हूँ। अगर समय बचता है तो मैं ये होमवर्क बता दूंगी, नहीं बचेगा तो ये होमवर्क आपको मैं दूंगी कि ये आप घर से बना लेना, ओके। तो चलिए मैं लिखना शुरू कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर एफ है, वो क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस, SENTENCE सेंटेंस ना। कहने का मतलब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस, इन प्रश्नों का उत्तर हमें एक वाक्य में देना है। वाक्य समझते हैं ना, सेंटेंस, तो एक ही सेंटेंस में देना है। तो चलिए पहले मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, फिर आंसर लिखूंगी, उसको समझाऊंगी तो आप समझ लीजिएगा। तो जब मैं लिखूँ तो आप सभी बच्चे लिखें, और जब मैं समझाऊँ तो सभी बच्चे मेरी तरफ ध्यान देकर समझें। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट which states
share their boundaries 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 with Delhi क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच स्टेट्स शेयर देयर बाउंड्रीज विद दिल्ली, कौन से राज्य अपना सीमा रेखा दिल्ली से शेयर करते हैं, बांटते हैं। मतलब दिल्ली में भी वो आधा पड़ता है, आधा दूसरे है ना स्टेट में पड़ता है। मतलब उनका जो बाउंड्री है, सीमा रेखा है, दिल्ली के नज़दीक है, सटा हुआ है। तो आपने बुक में ही पढ़ा था, चैप्टर ही में पढ़ा था, लोकेशन है ना, क्लाइमेट एंड लोकेशन इन दिल्ली, मतलब दिल्ली का क्लाइमेट और उनका लोकेशन, मतलब दिल्ली कहाँ स्थित है, तो उसी में आपने पढ़ा था। तो चलिए मैं आंसर लिखती हूँ, फिर समझाती हूँ। हरियाणा HARYANA हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश UTTAR उत्तर प्रदेश PRADESH प्रदेश शेयर their boundaries with दिल्ली। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, विच स्टेट शेयर देयर बाउंड्रीज विद दिल्ली, दिल्ली से ना अपनी सीमा रेखा कौन सा राज्य बांटता है, तो हमारा आंसर है हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। देखिए हरियाणा का H कैपिटल, क्योंकि एक तो ये नेम भी है इसलिए भी कैपिटल, दूसरी बार सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है इसलिए भी कैपिटल, और दूसरा उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का उत्तर का U कैपिटल और प्रदेश का P कैपिटल। क्यों, क्योंकि किसी भी नेम का पहला अक्षर कैपिटल होता है, ये बात आप जानते हैं, और नहीं भी जानते हैं तो मैंने इसलिए बताया कि आप बच्चे जानकर भी मिस्टेक करते हैं। तो जैसे मैं बोर्ड पे लिखी हूँ, एक तो सेम नोट कीजिए, और दूसरी बात अगर मैं बता रही हूँ कि इस लेटर को कैपिटल लिखना है तो कैपिटल ही लिखना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर है हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश शेयर देयर बाउंड्रीज विथ दिल्ली। हरियाणा और उत्तर प्रदेश ये एक राज्य का नाम है, ये दोनों राज्य अपना जो सीमा रेखा है वो दिल्ली से शेयर करता है। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ये एक ही क्वेश्चन बोर्ड पे आता है, आप देख ही रहे हैं, जगह की कमी के कारण तो मैं इसे वाइप करूंगी, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाऊंगी। फिर से एक बार पढ़ दूँ, बीच स्टेट शेयर देयर बाउंड्रीज विथ दिल्ली, तो हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश शेयर देयर बाउंड्रीज विथ दिल्ली। हरियाणा और उत्तर प्रदेश ये राज्य जो है अपनी सीमा रेखा दिल्ली से शेयर करता है। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन लिखाऊंगी। देख रहे हैं बोर्ड पे स्पेस बिल्कुल नहीं है, इसलिए नहीं आ सकता। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो क्या है, नेम एनी फोर हिस्टोरिकल monuments found in Delhi। बोला है नेम एनी 4 हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स फाउंड इन दिल्ली। कोई भी 4 हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स यानी कि ऐतिहासिक स्मारक का नाम लिखना है जो हम दिल्ली में पाते हैं, मतलब वो दिल्ली में ही है, दिल्ली के है ना हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। देखिए मॉन्यूमेंट्स बहुत सारे जगह में है, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक, राजा महाराजा किसी बहुत सारे राज्य के थे, लेकिन हमें यहाँ पे किसका लिखना है, जो दिल्ली में पाया जाता है उसी का नाम लिखना है। तो चलिए मैं आंसर लिखती हूँ फिर समझाऊंगी। सबसे पहले तो है रेड फोर्ट, कॉमा इंडिया गेट INDIA इंडिया गेट, कॉमा कुतुब QUTUB कुतुब मीनार एंड HUMAYUN
ऑफियस टॉम आर फाउंड इन दिल्ली। देखिए यहाँ पे 4 नाम बोला था तो मैंने 4 नाम लिखा। कौन कौन? रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट दोनों का फर्स्ट अक्षर कैपिटल, उसके बाद इंडिया गेट, ये भी दोनों का, इंडिया का आई कैपिटल, जी का गेट का जी कैपिटल। उसके बाद कुतुब मीनार, कुतुब का क्यू कैपिटल, मीनार का एम कैपिटल। एंड हुमायूंस टॉम, हुमायूं का एच कैपिटल और टॉम का टी कैपिटल। ओके, टॉम मिस होता है मकबरा या कब्र, मैंने लिखाया ही ये वर्ड मीनिंग है। तो ये जो 4 है ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, ऐतिहासिक स्मारक है जो कि दिल्ली में पाया जाता है। कौन कौन? रेड फोर्ट, इंडिया गेट, कुतुब मीनार एंड हुमायूंस टॉम, मतलब हुमायूं का मकबरा। हुमायूंस टॉम आर फाउंड इन दिल्ली। तो यहाँ पे क्वेश्चन ही कर रहा था कि नेम एनी 4 हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इन दिल्ली। दिल्ली के कोई भी 4 ऐसे ऐतिहासिक स्मारक का नाम बताना है जो दिल्ली में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे है आंसर रेड फोर्ट, कॉमा इंडिया गेट, कॉमा कुतुब मीनार एंड हुमायूंस टॉम आर फाउंड इन दिल्ली। तो लाल किला, इंडिया गेट, कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में पाया जाता है। तो ये हमारा 4 हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है। और भी बहुत सारे जैसे जंतर मंतर वगैरह, लेकिन मैंने उतना नहीं लिखा है। यहाँ पे सिर्फ 4 का बोला तो मैंने 4 का लिखा है। अगर आप नाम चेंज करके दूसरा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स लिखना चाहते हैं जो कि दिल्ली में ही है तो आप बेशक लिख सकते हैं। तो मैंने ये कॉमन 4 नेम लिखाया, जो कि रेड फोर्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग किया जाता है हर साल इंडिपेंडेंस डे को। और कौन करते हैं? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो मैंने इसलिए लिखाया। आप अगर इसके अलावा भी मॉन्यूमेंट्स लिखना चाहते हैं जो कि दिल्ली में ही है, क्योंकि दिल्ली का ही लिखना है, तो आप आराम से लिख सकते हैं। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रही हूँ। आप देखिएगा, देख ही रहे कि बोर्ड पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है क्वेश्चन नंबर 3 या उसका आंसर लिखने के लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या है? वेयर आर द मुगल गार्डन्स located in दिल्ली। क्या बोला है? वेयर आर द मुगल गार्डन्स लोकेटेड इन दिल्ली। दिल्ली में जो मुगल गार्डन है ना, वो कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं, अपने चैप्टर में पढ़ा है मुगल गार्डन दिल्ली में कहाँ पर है। तो चलिए मैं आंसर लिखाती हूँ फिर समझाती हूँ। मुगल गार्डन are located in राष्ट्रपति भवन ऑफ रायसीना हिल इन दिल्ली। आंसर क्या हो गया? मुगल गार्डन्स आर लोकेटेड इन राष्ट्रपति भवन ऑफ रायसीना हिल इन दिल्ली। दिल्ली के रायसीना पहाड़ में जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है पहाड़ पे, उसी पहाड़ पे मुगल गार्डन भी स्थित है। मुगल गार्डन एक पार्ट ही है राष्ट्रपति भवन का। मतलब आप जब राष्ट्रपति भवन जाइएगा तो उसके सामने आपको मुगल गार्डन नज़र आएगा। मतलब एक बड़ा सा बागीचा है जिसका नाम है मुगल गार्डन। ओके, बहुत बड़ा बागीचा है और उसमें पर्यटक लोग घूमने भी आते हैं। पार्लियामेंट हाउस में, राष्ट्रपति भवन में नहीं जाते, मतलब उस गार्डन को घूमते हैं। मतलब वो इतना सुंदर है, इतना अच्छा है। और ऐसे भी बागीचा किसी का भी हो दिखने में सुंदर ही लगता है क्योंकि उसमें फूल, पेड़, पौधे होते हैं इसलिए। लेकिन वो मुगल गार्डन बहुत ही सुंदर है। आप नहीं भी, अगर आप भी जा सकते हैं या नहीं गए होंगे तो आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं, गूगल पे सर्च करके कि वो कितना सुंदर है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या बोला था?
वेयर आर द मुगल गार्डन्स लोकेटेड इन दिल्ली, दिल्ली में मुगल गार्डन्स कहाँ पे स्थित है? तो आंसर है मुगल गार्डन्स आर लोकेटेड इन राष्ट्रपति भवन ऑफ रायसीना हिल इन दिल्ली। रायसीना पहाड़ के राष्ट्रपति भवन, रायसीना पहाड़ पे जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है उसी में मुगल गार्डन स्थित है, जो कि दिल्ली में है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। अब मैं इसे वाइप करके क्वेश्चन नंबर 4 लिखाऊंगी। अब है हमारा आंसर, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अमर जवान ज्योति एट द इंडिया गेट? क्वेश्चन क्या बना है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अमर जवान ज्योति एट द इंडिया गेट? इंडिया गेट पे जो अमर जवान ज्योति है उसका सिग्निफिकेंस यानी कि उसका महत्व या उसका अर्थ क्या है? मतलब वो जो इंडिया गेट आपने पढ़ा है चैप्टर में, इंडिया गेट जो है तो उसमें एक अमर जवान ज्योति है, मतलब एक फ्लेम है, एक ज्वाला है जो हमेशा जलती रहती है। तो उसका क्या महत्व है, वो क्यों जलता है, वो क्यों चलता है ना, और वो क्यों जलाया जाता है, तो उसका क्या अर्थ बनता है? तो चलिए मैं आंसर लिखती हूँ फिर समझाती हूँ। आंसर है द अमर जवान ज्योति COMM डैश, इधर से लिख रही हूँ क्योंकि नहीं हटेगा, EMORATES commemorates the dead and unknown unknown shoulders SOLDIERS shoulders who lost their lives in the conflict, CONFLICT conflict। ओके, एक मिनट, यहाँ conflict यहाँ देखिए, conflict 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 full stop, the burning 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 flame is ज्योति ज्वाला FLAME flame is considered considered immortal IMMORTAL immortal। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अमर जवान ज्योति एट द इंडिया गेट? इंडिया गेट पे जो अमर जवान ज्योति है उसका क्या महत्व है, क्या अर्थ है? तो हमारा आंसर है द अमर जवान ज्योति commemorates the dead and unknown soldiers who lost their lives in the conflict। मतलब अमर जवान ज्योति जो है एक कमोमोरेट्स है, मतलब एक संकेत है, एक चीज़ है जो डेड एंड अननोन शोल्डर हु लॉस्ट देयर लाइफ इन द कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई में, युद्ध में
जो जवान थे, सैनिक थे, जो अननोन थे, जिनको हम लोग नहीं जान रहे हैं और जिनको जान भी रहे हैं, तो उन्होंने अपना जीवन को दान कर दिया लड़ाई में, है ना, अपना जीवन निछावर कर दिया। तो उनके श्रद्धा में, सत्कार में, मतलब उनके सम्मान में उस अमर जवान ज्योति को जलाया गया। और ये जो अमर जवान ज्योति है यानी कि एक आग का लौ है, वो है। तो यहाँ पे है द बर्निंग फ्लेम इज कंसाइडर्ड इमॉर्टल, और उसको जो बर्निंग फ्लेम है यानी कि जलता हुआ जो आग का ज्योति है, ज्वाला है, वो जो करता है मतलब प्रयुक्त है किसके, इमॉर्टल है, मतलब ऐसा इसलिए जलाया गया है ताकि वो अमर रहे। मतलब जिन्होंने लड़ाई में, है ना, देश की लड़ाई में, देश के सम्मान के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी और उसमें अपना जान को निछावर कर दिया, तो वो अमर रहे, इसलिए उस ज्वाला को जलाया जाता है, ताकि वो संकेत है कि जो भी जवान, जो भी क्रांतिकारी देश की लड़ाई के लिए, आज़ादी के लिए अपना जान निछावर कर दिया, तो वो अमर रहे, है ना, हमेशा सबकी यादों में रहे, सब उनको याद करें और इनको होमेज दें, श्रद्धांजलि दें। इसलिए ये अमर जवान ज्योति का ये अर्थ है, ये महत्व है। तो क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर दूँ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अमर जवान ज्योति एट द इंडिया गेट। तुम्हारा आंसर है द अमर जवान ज्योति, और आंसर सही से लिखिएगा। देखिए कमोमेरेट, COMM नहीं हटा उसके बाद, तो मैंने डैश दिया, हाइफन दिया, उसके EMORATES। अगर आपका इसी तरीके से कमोमेरेट एक लाइन में नहीं हटता, कुछ वर्ड अलग लाइन, कुछ वर्ड अलग लाइन में हटता है, तो ही आप हाइफन दीजिएगा, वरना अगर आपका एक साथ ही लिखाता है तो आप बीच में हाइफन मत दीजिएगा। ओके। The Amar Jawan Jyoti commemorates the dead and unknown soldiers who lost their lives in the conflict. Conflict means लड़ाई, युद्ध होता है। Full stop. The burning flame is considered immortal. Immortal means मतलब अमर, अमर रहना, अमर हो जाना, अमर रहें। तो द बर्निंग फ्लेम इज कॉन्साइडेड अमर, जो जलती हुई ज्वाला है वो अमर रहने के लिए क्या है, कॉन्साइडेड मतलब प्रयुक्त है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो इंसान, एक संकेत है कि वो जो भी जिन्होंने अपना जान निछावर कर दिया देश की लड़ाई के लिए, आज़ादी में, तो वो अमर रहें, अमर करने के लिए। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब मैं से वाइप करी हूँ, क्वेश्चन नंबर F का लास्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, वो लिखा दूँगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है, वाई इज दिल्ली called मिनी इंडिया। बोला है वाई इज दिल्ली कॉल्ड मिनी इंडिया, दिल्ली क्यों छोटा भारत कहलाता है, छोटा, मिनी मीन्स छोटा, स्मॉल, तो स्मॉल इंडिया कहलाता है। तो चलिए आंसर लिखते हैं, फिर समझेंगे। आंसर है द पीपुल ऑफ वेरियस स्टेट्स लीव इन, यहाँ से लिख रही हूँ मैं, लीव इन दिल्ली, दे फॉलो their own culture and customs, that is why Delhi is called mini India।
क्वेश्चन क्या बोला था कि दिल्ली को छोटा भारत क्यों कहते हैं, है ना, मिनी इंडिया क्यों कहते हैं। तो क्या आंसर है, द पीपल ऑफ वेरियस स्टेट लिव इन दिल्ली, अलग अलग राज्यों के लोग दिल्ली में रहने आते हैं, रहते हैं। दे फॉलो देयर ओन कल्चर एंड कस्टम्स, वो लोग अपनी संस्कृति, अपने ही प्रथा को, रिवाज को ही फॉलो करते हैं, अपने अपने राज्यों के, अपने अपने धर्मों के हिसाब से। दैट इज़ वाई दिल्ली इज़ कॉल्ड मिनी इंडिया, इसीलिए दिल्ली को छोटा भारत कहते हैं, क्योंकि वहाँ हर देश, मतलब देश के हर राज्य के, हर शहर के, हर गांव के लोग रहने जाते हैं, चाहे वो अपने काम की वजह से, चाहे पढ़ाई की वजह से, लेकिन वो लोग अपने अपने राज्य, अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग ही अपनी रीति रिवाज, संस्कृति, प्रथा को फॉलो करते हैं, अपनाते हैं, इसीलिए, है ना, दिल्ली को मिनी इंडिया यानी कि छोटा भारत कहा गया है या कहा जाता है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर एफ ऑफ चैप्टर 14, चैप्टर 14 का क्वेश्चन नंबर एफ यानी कि शॉर्ट आंसर 1 से लेकर 5 तक याद कर लेना है। और जिन बच्चों को प्रीवियस चीज़ यानी कि चैप्टर 14 का वर्ड मीनिंग वगैरह या ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं याद हो पाया है, वो अगेन रिमेंबर है। ओके, अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, और जब क्लास स्टॉप होता है, एंड होता है, उस समय एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है एट स्कूल, वो क्या है, ग्रीट योर टीचर्स वंस अ डे। ओके, बोला ग्रीट योर टीचर्स वंस अ डे, हमें सबसे पहले दिन में अपने टीचर को ग्रीट करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। जैसे आप स्कूल आते हैं तो आते के साथ जो भी टीचर आपको नज़र आ रहे हैं, चाहे वो आपकी क्लास में आने वाले टीचर हों या आपके स्कूल के टीचर हों, मतलब वो टीचर भले आपकी क्लास में नहीं पढ़ाने वाले हों, फिर भी हमें, अगर हम टीचर पे नज़र पड़े तो हमें उन्हें प्रणाम करना चाहिए, ग्रीट करना चाहिए। कैसे, गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। ओके, तो सभी बच्चे ये गुड हैबिट टिप को फॉलो करेंगे। क्या है, ग्रीट योर टीचर्स वंस अ डे, और उसके बाद जो मैंने होमवर्क दिया है उस होमवर्क को पूरा कीजिएगा, याद कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।